कहानी का शीर्षक है मेरे लिखे खत। आदित्य, कहाँ हो तुम? इधर आओ, सुनो जरा। जी पापा, आया। आदित्य, ऐसा है, तुम अपना एक कमरा खाली कर दो। क्यों पापा? मैंने कहा ना, बस तुम अपना एक कमरा खाली कर देना। पापा ने हमेशा की तरह अपने स्वभाव के अनुसार फरमान जारी कर दिया था, परंतु फिर मेरे चेहरे पर उभर आए नाराजगी के चिन्ह देखकर पापा ने बताया कि उनके बड़े भाई यानी ताऊ जी के एक दोस्त की बेटी हमारे यहाँ रहने आ रही है। उसकी यहाँ एक कंपनी में नौकरी लग गई है और जब तक कंपनी वाले उसे क्वार्टर दें तब तक वह हमारे यहाँ यानी हमारे घर पर हमारे साथ रहेगी। मेरे लिए पूरे फरमान में से महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे अपना एक कमरा उसके लिए खाली करना था और मम्मी के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की विधवा थी। मेरे दोनों कमरे बिल्कुल पास पास और एक जैसे ही थे। एक में मैं अपने ऑफिस की फाइलें और किताबें वगैरह रखता था, पढ़ने लिखने का सारा काम मैं वहीं किया करता था, और दूसरा मेरा बेडरूम था। मैंने बेडरूम अपने पास ही रखने का निश्चय किया और फाइलें किताबें वगैरह सब वहां लाकर एक कमरा खाली कर दिया। अविका अगले दिन ही आ गई थी। वह मेरी हमउम्र थी। उसे देखते ही मुझे उसका चेहरा परिचित सा लगा, मानो ये आंखें और बाल पहले भी देख रखे हैं। पर उससे बात करने पर शीघ्र ही मेरा यह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि हमारी यह पहली ही मुलाकात थी। अविका ने न केवल बहुत जल्दी अपना कमरा जमा लिया, बल्कि हम घरवालों के दिलों में भी अपने लिए जगह बना ली। वह वास्तव में बहुत संस्कारी और मधुर स्वभाव की लड़की थी। बातों ही बातों में मैं जान गया था कि वह व्यवहारिक रूप से भी कुशल थी। मम्मी को उसका विधवा होते हुए भी पाश्चात्य लिबास पहनना अखरा था, लेकिन उसने बातों बातों में मम्मी के मन की यह फांस भी निकाल दी थी। आविका ने बताया कि पहले वह साड़ी और सूट ही अधिक पहनती थी, परंतु उनके साथ बिंदी चूड़ी का अभाव तुरंत ही उसके विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत कर जाता था, और न चाहते हुए भी उसे लोगों की आंखों में अपने लिए सहानुभूति और बेचारगी के भाव देखने पड़ते थे, जो उस जैसी स्वाभिमानी युवती को कतई गवारा नहीं थे। इसलिए उसने पाश्चात्य परिधान पहनने प्रारंभ कर दिए थे। कम उम्र में इतने बड़े अनुभवों ने उसे जिंदगी के कई छोटे बड़े सबक सिखाकर परिपक्व बना दिया था। हम उसकी भावनाएं समझते थे, इसलिए घर में कोई भी उसके विगत के घाव नहीं कुरेदता था। उसे सम्मान देते देते मैं शायद मन ही मन कहीं ना कहीं उसे चाहने भी लगा था। मम्मी और अविका की नजरें मेरी आंखों में छुपे ये चाहत के भाव पड़ चुकी थी, और इससे अपनी असहमति भी वे समय समय पर जाहिर कर देती थी। मसलन अविका की मौजूदगी में ही मम्मी मेरी शादी का जिक्र छेड़ देती थी। हम तो ये सोचते हैं अब तो घर में बहू आ ही जानी चाहिए। हमारे पास नामी गिरामी घरानों से रिश्ते भी आ रहे हैं। बेटी, तू ही से समझा कि समय रहते उनमें से कोई चुन ले, और हाँ, तेरी जान पहचान में भी कोई आदित्य के लायक लड़की हो तो हमें जरूर बताना। अविका इस कटु सत्य से परिचित थी कि घर की मालकिन की नजरों में वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मगर उसका वैधव्य उसके सिर पर ऐसा बदनुमा दाग है कि वे उसे कभी इस घर की बहू नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए वह हमेशा मर्यादा की सीमा रेखा में ही बनी रहती थी। मैं चाहकर भी उस सीमा रेखा को लांघने का साहस नहीं कर पाता था।
एक दिन की बात है। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने को ही था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं छाता लेने वापस कमरे की ओर गया तो ध्यान बरबस ही अविका के कमरे की ओर चला गया। वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और बालकनी में सुखाए उसके कपड़े भीग रहे थे। हम दोनों भले ही कितना भी घुल मिल गए थे पर एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। मेरे पांव अनायास ही उसके कमरे में से होते हुए उसकी बालकनी में पहुंच गए। मैंने फटाफट सारे कपड़े उठा लिए और दूसरे कमरे में लाकर फैलाने लगा। इस उपक्रम में तकिया हटाया तो उसके नीचे दबे कुछ पन्ने स्वतः ही फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उन्हें झुककर उठाने लगा तो उन पन्नों में लिखे शब्दों पर नजर पड़ते ही ऐसे लगा कि जैसे बिजली के नंगे तार से छू गया हूं। पास रखी कुर्सी पकड़ न ली होती तो गिर ही जाता। ये तो वही खत थे, मेरे अपने हाथों से लिखे गए खत। ये खत इस लड़की के पास कहाँ से आए? ये तो मुझसे मेरे प्यारे दोस्त राज ने लिखवाए थे, वो भी अपनी मंगेतर के लिए। आदित्य सोच में पड़ गया। राज की मंगेतर मतलब कि अविका राज की विधवा पत्नी है। राज, इसका मतलब राज अब इस दुनिया में नहीं है। ओह नो! मैंने कांपते हाथों से खत वापस तकिए के नीचे दबा दिए। मेरा दिमाग चकरघिन्नी की भांति घूम रहा था और साथ ही चकरा रहा था। मैं अपने चकराते हुए सिर को अपने हाथों में थामे उसके कमरे से बाहर निकल आया। घर से ऑफिस तक के रास्ते में पूर्व का घटनाक्रम तेजी से मेरी आंखों के सम्मुख सिनेमा रील की भांति घूमता रहा। राज और मैं कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वह काम चलाऊ नंबरों से पास हो जाता था। बस अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने को थी तभी उसका रिश्ता कहीं पक्का हो गया था। इतनी भी क्या जल्दी है यार। मैंने उसे छेड़ा था। उसने बताया लड़की के माता पिता नहीं हैं और मामा जल्दी ही उसकी शादी करके फ्री होना चाहते हैं, राज ने स्पष्ट किया था। वैसे इतना तो मैंने भी मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि कोई मजबूरी में ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, क्योंकि राज की तो अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, जबकि मेरा कैंपस इंटरव्यू में चयन हो गया था। एक दिन राज थोड़ा मायूस सा मेरे पास आया था। उसे अपनी मंगेतर को प्रभावित करने के लिए एक खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखना था। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैंने फिर उसे छेड़ा था। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और सुंदर है, नौकरी भी लग गई है। यार, मुझ में बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। कुछ तो मुझ में भी हो जिससे वह मेरी ओर खींचे। मेरे दोस्त, तू ऐसा कर, उसकी तारीफ में श्रृंगार और प्रेम रस से परिपूर्ण एक तड़कता फड़कता सा खत लिख डाल, जिसे पढ़ते ही वह मेरे प्रेम के सागर में डूबकर गोते लगाने लगे। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है और वैसे भी यह काम तुझे ही करना चाहिए। मैंने सफाई से हाथ झाड़ने चाहे थे, लेकिन राज इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं था। यार, तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। तू जानता तो है पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ वैसे ही तंग है।
तू यह काम बखूबी कर सकता है, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। रही बात उसे देखने की, तो मैंने देखा, मतलब तूने भी देख लिया। मैं तुझे बताऊंगा, उसकी आंखें, बाल कितने सुंदर हैं। तो बस उस वर्णन को कविता की लड़ियों में पिरोते जाना। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त की भी कोई इमेज बने? राज इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया, तो मैंने घुटने टेक दिए थे। उसके बताए वर्णन के अनुसार एक भावपूर्ण प्रेम रस से भरा खत लिखकर मैंने उसे दे दिया और उससे कहा कि इसे कम से कम अपनी हस्तलिपि में तो उतार लेना। मेरा क्या दिमाग खराब है जो इतने मोती जैसे अक्षरों को ठुकराकर अपनी मक्खी की टांग जैसी राइटिंग में खत उतार कर भेजूंगा। राज ने खत समेटते हुए अपनी जेब में डाल लिया था। अबे तू मरवाएगा यार, कभी पकड़ा गया तो तेरे साथ में मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी दोस्ती के लिए थोड़ा पिटना भी पड़े तो क्या है। वह हंसता हुआ खत लेकर रफू चक्कर हो गया था, पर थोड़े ही दिनों बाद ही फिर से हाजिर हो गया था, अगला खत लिखवाने की गुजारिश लेकर। मैं साफ मुकर गया था, पर उसके तर्क बड़े अजीब थे। एक खत ने ही जादू कर दिया है उस पर। देख क्या जवाब आया है। उसने होने वाली बीवी का खत मेरे सामने खोलकर रख दिया था, पर मैंने तुरंत नजरें घुमा ली थी। प्लीज यार, मैं यह सब नहीं कर सकता। अच्छा इसे मत पढ़, मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ। उसने लिखा है कि वह सच बोलना पसंद करती है, और सच यह है कि अभी तक मुझे लेकर उसके दिल में कोई कोमल भावना नहीं थी, पर अब यह खत पढ़ने के बाद उसके दिल में मेरे प्रति प्यार अंगड़ाइयां लेने लगा है। उन मोती जैसे अक्षरों में छुपे मेरे दिल के उद्गारों ने उसे अभिभूत कर दिया है। वह पत्र लेखन की इस श्रृंखला को जारी रखना चाहती है। वह देर तक हाथ जोड़े मेरी चिरोरी विनती करता रहा। मैं उसकी गृहस्थी बसने से पहले ही न उजाड़ूं, ऐसी मिन्नतें वह मुझसे करता रहा। मजबूरन मुझे फिर उसके लिए पत्र लिखना पड़ा। 4-5 पत्र मजबूरन लिखते हुए मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं खुद ही इसमें रुचि लेने लगा हूँ। हर खत के जवाब की, शायद उससे ज्यादा, मैं उत्कंठा से प्रतीक्षा करने लगा। मेरी कल्पना में मेरी कविता साकार होने लगी थी, और मैं भावों में डूबता उतराता उसके लिए लिखता चला गया था। 25 पत्रों की वह श्रृंखला राज के विवाह के साथ ही थमी थी। कई दिनों तक तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता रहा था। मैंने भी नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, इसलिए उसकी शादी में भी नहीं जा पाया, और फिर राज भी दूसरे शहर नौकरी करने चला गया था। तो बस पत्रों के साथ ही दोस्ती का सिलसिला भी रुक गया था। आज मुझे समझ आया कि पहले कभी न मिले होने पर भी पहली ही मुलाकात में मुझे अविका का चेहरा इतना परिचित और अपना सा क्यों लगा था। अविका के प्रति मेरी चाहत और भी बढ़ गई थी। क्या मुझे उसे यह सब कुछ बता देना चाहिए? क्या मम्मी कभी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी? मैं लगातार रोज ऐसे ही ख्यालों में खोया खोया सा रहता, और कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी एक्टिविटीज देखता रहता। कुछ समय तक अभी इस ऊहापोह से
निकल भी नहीं पाया था कि सिर पर एक और संकट मंडरा उठा। पापा एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। 4-5 दिन अस्पताल में भर्ती रहकर घर आ गए, परंतु बाहर की चोट के साथ साथ आंतरिक चोट भी काफी आई थी। पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद अचानक ही पापा चल बसे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आन पड़ी थी। मैं बहुत डिस्टर्ब, परंतु मम्मी को भी तो संभालना था। मम्मी को संभालने के प्रयास में मेरे कंधे स्वतः ही मजबूत होते चले गए और इस प्रक्रिया में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया अविका ने। जिस अपनेपन, समझदारी और जिम्मेदारी से उसने मुझे और मम्मी को संभाला, हम उसके अनुगामी होते जा रहे थे। 15 दिन खत्म होते होते लगभग सभी नाते रिश्तेदार रवाना हो चुके थे। सबके अपने अपने काम थे, वो भी भला कब तक रुकते। इधर अविका ने भी हमें चौंका दिया। उसने बताया कि उसे क्वार्टर मिले 15-20 दिन हो चुके हैं। अब हमें और कष्ट न देकर वह अपने क्वार्टर में जाकर रहना चाहती हैं। यह सुनकर मम्मी से रहा न गया और मम्मी रोने लगी तथा उससे वहीं रुक जाने की मिन्नतें करने लगी। मैं भी कातर नजरों से उसे ही ताक रहा था। अविका को मम्मी के कारण पिघलना पड़ा। वह कुछ दिन और रुकने को तैयार हो गई। वक्त के साथ अविका के वैधव्य को लेकर मम्मी की धारणा बदलती जा रही थी। अविका हर वक्त चट्टान की तरह उनके साथ बनी रहकर उनका मनोबल बनाए रखती थी। मम्मी का फिर से मुझ पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा था। हाँ, उनके सुर अवश्य बदल गए थे। अब मम्मी यही कहने लगी थी कि तू जिस लड़की को चाहता है उसी से ब्याह कर ले, पर शीघ्र कर ले। मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। एक दिन मौका पाकर अविका ने भी मेरी क्लास ले ली। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करते? आंटी बेचारी की कब से इच्छा है। अरे यह भी कोई बात हुई? ऐसे बिना जाने पहचाने कैसे किसी के साथ जीवन भर के लिए बंधा जा सकता है? मुझे तो विवाह की यह रीत ही समझ में नहीं आती है। हम्म, सही कहा तुमने, परंतु देखने सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में वैसा है नहीं। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। जब राज से मेरा रिश्ता तय हुआ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी तरह ही सोचती थी कि कैसे एक अनजान इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटूंगी। फिर पता है क्या हुआ? हमारे बीच खतों का कुछ ऐसा सिलसिला चल निकला कि बिना मिले ही हम एक दूसरे को इतना जानने समझने और चाहने लगे थे, जैसे पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। सच में उसके खत इतने भावपूर्ण और उन्मादी हुआ करते थे कि जिन्हें पढ़कर एक नशा सा छाने लगता था। शादी के बाद मैंने 1-2 बार राज को छेड़ा भी था कि अब वह वैसे रसपूर्ण खत नहीं लिखता है। तुम सामने हो तो फिर खत किसे लिखूं? वह तुनक कर बोला था। अच्छा, वैसी मीठी बातें बोल ही दिया करो। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अविका हर चीज कहकर या लिखकर ही बतानी पड़ेगी क्या? प्यार के उन अंतरंग पलों में भी वह गुस्सा हो उठा तो मैं घबरा गई थी। फिर कभी उन खतों के बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ था। पर सच, आज भी कभी कभी दिल करता है कि कोई वैसे ही प्यार भरे खत लिखे। अविका की बात सुनते हुए मैं एकटक उसे घूर रहा था। मुझे एकटक खुद को घूरता पाकर अविका को एहसास हुआ
कि वह क्या बोल गई थी। अचानक वह अचकचाकर बोली, आंटी की दवा का टाइम हो रहा है। वह वहां से खिसक ली थी। 2 दिन बाद ही अविका की ऑफिस टेबल पर एक व्यक्तिगत पत्र पड़ा था। पत्र खत्म करते करते उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने इधर उधर चोर नजरों से देखा, कमरे में राज का भूत तो नहीं है। अविका ने पत्र की तारीख चेक की तो कहीं 4 साल पहले का खत डाक विभाग की मेहरबानी से अब मिला हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही प्रेम में पगे मोती जैसी हस्तलिपि में उकेरे अक्षर, मानो उन्हीं प्रेम पत्रों की श्रृंखला की अगली कड़ी हो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई। जो सजा देना चाहे दे सकती हो। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे खत लिखता रहूं। ऐसी सजा दे सकती हो। अचानक अविका के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने घड़ी देखी। आदित्य अभी तक घर नहीं आया होगा। उसने तेजी से अपनी फाइलें और पत्र समेटे और टैक्सी लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। अपने कमरे में जाकर उसने पहले राज के लिखे पत्र बटोरे, फिर आज मिले उस गुमनाम खत से उसका मिलान करते हुए वह मेरी स्टडी टेबल पर जा पहुंची और वहां रखे कागजों को उलटने पलटने लगी। तुम्हारा शक सही है अविका। पहले वाले खत भी मैंने ही लिखे थे और यह आज वाला खत भी मैंने ही लिखा है। अपने कमरे में पहुंच मैं निढाल सा कुर्सी पर पसर गया था और पूर्व का सारा सच उसके सम्मुख बयान कर दिया था। उस बारिश वाले दिन तुम्हारे कमरे में ये खत पाकर मैं भी हैरान रह गया था। तुमसे बात करके तभी सब कुछ बता देना चाहता था, पर तभी पापा का एक्सीडेंट और फिर वो सब कुछ। मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मेरे सामने खड़ी अविका फपक फपक कर रो रही थी। तुम्हें मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं था। वह बिलक उठी थी। मानता हूँ मुझसे गलती हुई। जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खत लिखता रहूं। ऐसी खत लिखने की सजा दे सकती हो। मैं खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूँ। बोलो, यह हक दोगी मुझे? एकाएक अविका की रुलाई थम गई थी। अब उसकी नजरें मानो मेरे चेहरे पर एकटक जम सी गई थी। शायद अब तक पत्रों में उफनता प्यार का समंदर उसे मेरी आंखों में भी लहराता नजर आने लगा था। अविका के चेहरे पर उभर रही हया की लाली पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।